अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेड शॉर्ट। आज हमने करना है जी MCM 301 का लेसन नंबर 27। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 से हम मूव कर चुके हैं रिटन कम्युनिकेशन की तरफ, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमने 6 C's की यहाँ पर जो बात की थी उनको हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम जो एक C है उसको पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अब हमने पढ़ना है 27 से, जो कि हमारे पास आगे के होने वाले हैं। हम कर्टेसी को डिस्कस कर चुके हैं इन लेसन नंबर 26। तो आगे से हम चलेंगे विच इज़ करेक्टनेस। लेसन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड है हमारे पास करेक्टनेस। करेक्टनेस हमारे पास जब भी हम कोई राइटिंग देते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, जो पंचुएशंस हैं और जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट होने चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं होते तो पढ़ने वाले पर बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है आपका। मे बी वो आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हो, लेकिन उसको लगता है कि आप में नॉलेज की कमी है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ डजंट मीन करेक्टनेस इन चीज़ों की। करेक्टनेस में उन्होंने मज़ीद मेंशन किया है यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। लेवल ऑफ लैंग्वेज मीन्स कि अगर आपको आप बिल्कुल किसी आप प्रोफेशनल लेवल पर लिख रहे हैं और आपकी राइटिंग जो है या जो आपकी ग्रामर है, जो आपके स्पेलिंग्स हैं, जो आपके वर्ड्स का चुनाव है, वो बिल्कुल बचकाना लेवल का है, बच्चों के लेवल का है, तो वो भी करेक्टनेस में नहीं आएगा। बेशक वो ठीक है, लेकिन वो करेक्टनेस में नहीं आएगा। उसके अलावा आपने जो इन्फॉर्मेशन या डाटा या कोई डेट्स या कोई फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। उनके गलत होने से सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। उसके बाद आता है जी यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड पंचुएशन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्पेलिंग्स का ठीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको मज़ीद डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, 3-4 लाइनों में वही बातें की हुई थी, कुछ ख़ास नहीं था, तो उनको मैं यहाँ से रिमूव कर चुकी हूँ। सिर्फ यूज़ द राइट लेवल ऑफ़ लैंग्वेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेवल ऑफ़ लैंग्वेज से उन्होंने बात वही कही है कि जहाँ पर फॉर्मल आपकी मैनर में बात हो रही है, वहाँ पे आपको अपनी डिलीवरी को ज़्यादा सीरियस और फॉर्मल रखना है, और जहाँ पर बात नॉर्मल सेंस में हो रही है वहाँ आप अपने आप को थोड़ा लाइटर नोट पर ला कर बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि एक वे में आप बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी का यूज़ कर रहे हैं जहाँ आप फॉर्मली बात कर रहे हैं, और जहाँ पर आप इनफॉर्मली बात करें वहाँ आप बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में बात करें। एक बात यहाँ पर MCQs के हवाले से ये देखने में नज़र आती है कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है द वोकैबुलरी ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग इज़ लेस डिफ़िकल्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी वोकैबुलरी है इनफॉर्मल राइटिंग्स की, वो डिफ़िकल्ट कम होती है, वो कम डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी फॉर्मल और इनफॉर्मल में उन्होंने हमें डिफरेंस बताया हुआ है। उसमें हमारे पास आते हैं जी, उन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया है कि असर्टेन है तो यहाँ पे फाइंड आउट है, एंडेवर, ट्राई, प्रोक्योर, गेट, यूटिलाइज, यूज़। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है। इन लेसन्स में से बेसिकली आपको आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि आपको कोई पैराग्राफ देकर कह दिया जाएगा कि इसको करेक्ट करें, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो लेंथी हो सकता है, आपको कहा जा सकता है कि उसको कंसाइज करें, वो हार्श लैंग्वेज हो सकती है, आपको कहा जा सकता है कि उसे कर्टियस में कन्वर्ट करें। इस टाइप के आपसे माइनर में शॉर्ट आंसर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंसाइजनेस। इसी का हमने अभी जिक्र किया था और ये हमारे सामने हाजिर हो गया। अफेक्टिव राइटिंग जो होती है वो कंसाइज होती है, वर्ड कम इस्तेमाल किए जाते हैं, और मतलब ऐसा नहीं होता कि आप वर्ड्स को इतना कम कर दें कि आप मीनिंग ही कन्वे ना कर पाएँ। नहीं जी, आप जो अनवांटेड या एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ वर्ड्स हैं उसको कम करते हैं, जो कि मैं आपको नोट्स में करके बेसिकली देती हूँ। बातें वही होती हैं, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ होता इम्पॉर्टेंट, बस आपका जो वो रिपीटिशंस हैं या जो वो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस हैं उनको कम कर दिया जाता है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो देखें, अगर आपको इनसे हेल्प होती है तो कंसाइजनेस एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्या करती है जी? एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। इनमें 3 चीज़ें आती हैं। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, जब बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों के हेर फेर करके एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं उनको कम करना ज़रूरी है जी। अननीडेड वर्ड्स का इस्तेमाल अगर बार बार आप कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि जी डे बिफोर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तो उसकी जगह आप यस्टरडे या इस तरह यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स। तो ये जो है ना, ये होता है वर्डी एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करना। फिर है जी इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। लेट्स सपोज के यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है, इन अकॉर्डिंग्स विद योर रिक्वेस्टेड, एज यू रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्टेड,
यहाँ पर उसके बाद कहा हेल्ड अ मीटिंग, और इसको मेट यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी, एट दिस टाइम नाउ कर दिया, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अ लॉन्ग टाइम कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, लफ्ज़ कम हो गए। उसके बाद ये है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। रेलिवेंट मटेरियल इज़ लाइक कि आपको अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है, लेट्स सपोज कि अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MCM 301 की, और उसमें हम 6 Cs की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे फिल वक्त इस टॉपिक को छोड़ के मैं आपसे पेपर को डिस्कस करने लग जाऊँ कि अभी जो पेपर हुए हैं रिसेंटली, उनमें ये चीज़ें थी, तो वो एक इररेलेवेंट चीज़ है। बेशक मैं बाद में उसको घुमा फिरा के अपने टॉपिक से रिलेट कर दूँ, पर उसकी नॉलेज आपको नहीं चाहिए। आप यहाँ आए हैं सुनने लेसन नंबर 27। तो जो इरेलीवेंट मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है। अब लॉन्ग इंट्रोडक्शंस नहीं देने कि अगर मैं शुरू करूँ कि जी आज हम ये करने लगे हैं, अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, वीडियो को ये करें वो करें, कहती हूँ लेकिन बड़ी तेज़ स्पीड में जल्दी से कर देती हूँ, लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर वो बहुत टाइम टेकिंग होता होगा, बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, आप किसी पर्पज़ के लिए क्लिक करते हैं और आधे घंटे का उसमें इंट्रो होता है और उसके बाद जाके वो आपके काम की बात करते हैं, वो होते हैं जी लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। और फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए उसको आप निकाल सकते हैं। सॉरी जी, ये देखें ऐसे काम हो जाते हैं हमसे, कोई बात नहीं जी। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने आपको दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स को आप पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी के लिहाज से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एज अ शॉर्ट एक्सरसाइज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जी इस तरह का ये आपको सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें आप इसको कंसाइज कर दें, इसको आप क्लियर कर दें, इसको आप करेक्ट कर दें, इस तरह करके जी। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशंस, वही बात है कि अगर जैसे हर जगह वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपकी राइटिंग में यूज़ हो रहा है, तो आप उसको VU में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ करके आप उसको जो बार बार रेपिटेशंस हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, या बार बार असलम 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 यूज़ करने के बजाय आप ही यूज़ कर लेते हैं। इस तरह आप जो रेपिटेशंस हैं, अननेसेसरी रेपिटेशंस, एट टाइम्स रेपिटेशंस यूज़ होती हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, उनको नहीं, लेकिन हाँ जो इस टाइप की अनवांटेड रेपिटेशंस हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी फोर्थ, क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्लियरली आप मैसेज किसी को तब समझा पाते हैं जब आप उससे फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें, डिपेंडिंग अपॉन योर हम कह सकते हैं रीडर्स। आप देखें कि वो किस लेवल के रीडर्स हैं और उनकी क्या वोकैबुलरी होनी चाहिए, और उस हिसाब से आप फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। कंक्रीट हो, कंक्रीट मतलब बिल्कुल स्टिक करें आप अपने उस पॉइंट के साथ, ठीक है। कंक्रीट सॉलिड बात हो उतनी ही ठीक, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और एग्जैक्ट भी काइंड ऑफ उसी चीज़ में आ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने फेमिलियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट शॉर्ट बात करनी है। दैट इज़ क्लैरिटी। उससे क्या होगा, क्लियर आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा। कंक्रीट वर्ड्स में यहाँ पर आपको वही यहाँ एग्जांपल मिल जाएगी कि जैसे कंक्रीट में वो कह रहा है कि नियर फ्यूचर और ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे क्या हो गया, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल गया कि ऑन फ्राइडे और नियर फ्यूचर एक कंक्रीट बात नहीं है, ठीक हो गया जी। फेमिलियर वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। अब सब्सिक्वेंट के बाद बजाय हमें आफ्टर सुनने की आदत है, रेम्यूनरेशन के बजाय हमें पे सुनने की आदत है, तो ये फेमिलियर वर्ड्स हैं जो हम सुनेंगे समझ जाएंगे ईजीली। कंस्ट्रक्शन अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। जब अगर आपको अपने सेंटेंस को या पैराग्राफ्स को आप अफेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्लियर तो वो हैं लेकिन उसके साथ साथ आप उनको, यहाँ पर पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे, ये जी एक ये बात थी, सॉरी एक ये बात थी, चूजिंग प्रिसाइज कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स। कंक्रीट क्या हो गया कि आप एग्जैक्ट जो फैक्ट है उसको मेंशन करेंगे। फेमिलियर वर्ड्स आप मतलब लेट सपोज कि मैंने कहा, मैं कह रही हूँ कि मेरी रेम्यूनरेशन जो है वो मुझे इन नियर फ्यूचर मिलने वाली है, तो मैं कहूँगी कि जो मेरी पे है वो मुझे ऑन फ्राइडे मिलने वाली है। तो क्या हो गया, फेमिलियर वर्ड हो गया, कंक्रीट हो गया, और प्रिसाइज क्या हो गया, टू द पॉइंट बात हो गई, ठीक है। या मैं कहूँ कि मैं आपका बिल पे नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक मुझे पे नहीं मिली और पे मुझे नियर फ्यूचर में मिलने वाली है, तो दैट इज़ नॉट प्रिसाइज। मैंने डायरेक्ट कहा कि पे मुझे फलां तारीख को मिलेगी, दैट इज़ प्रिसाइज। सही हो गया। सेकंड यहाँ पे पॉइंट था जी, कंस्ट्रक्टिंग अफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अफेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है जी, इसका टोटका, लेंथ, यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फसाइज का ख्याल रखते हुए। लेंथ को आपने शॉर्ट रखना है, ठीक है, 40 वर्ड से आपने एक्सीड नहीं करना, और बात को जितना आप छोटा लेंथ में कर सकते हैं उतनी में करने की कोशिश करनी है। यूनिटी मीन्स स्टिक टू द वन मेन आइडिया। सही हो गया जी। स्क्रॉल करते हुए मैं भूल जाती हूँ दैट आई हैव ओपन दैट
मार्कर और पेन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस आती है कि जब आप सेंटेंस को के दरमियान यूनिटी मेंटेन रखते हैं ना, तो यूनिटी जब मेंटेन होती है तो वो क्लियर हो जाती हैं वर्ड्स। जब आप उसमें जब आपने मॉडिफायर्स प्लेस करने होते हैं वो आप करेक्ट लोकेशन पर प्लेस करते हैं, तो उससे सेंटेंस में कोहेरेंस आती है। द कार इज़ इन द गैराज दैट ही रेक्ट, ठीक हो गया जी। एंड द कार ही रेक्ट इज़ इन द गैराज, दोनों सेंटेंस में फ़र्क आ गया ना। पहले का मतलब ये है कि ही रेक्ट द गैराज, उसने गैराज को रेक्ट किया, दैट हाउस्ड अ कार, जिसमें गाड़ी थी, ठीक हो गया। एंड द कार ही रेक्ट इज़ इन द गैराज, और जो गाड़ी जो है वो रेक्ट हुई दैट इज़ इन द गैराज। तो दोनों में फ़र्क आ गया मॉडिफायर की प्लेसिंग से, मॉडिफायर की प्लेसिंग से फ़र्क आ गया दोनों सेंटेंसेस में, और उनका जो रिलेशनशिप था पार्ट में वो हिल गया, ठीक है। गाड़ी डैमेज है या गैराज डैमेज है, वो मॉडिफायर की प्लेसिंग से हिल गया, तो कोहेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड एम्फसाइज, एम्फसाइज क्या हो गया, जब हम चाहते हैं कि कोई वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टू स्टैंड आउट, मतलब किसी चीज़ पर हम ज़ोर देना चाहते हैं। You can employ are some of the emphasized techniques that you can employ are position, repetition, quantity and mechanics, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे मेंशन करें, आप उस पर जोर दे सकते हैं। आप किसी पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं, उस पर जोर दे सकते हैं। इस तरह के मामलात पर आप एम्फसाइज कर सकते हैं। एम्फसाइज दो पोजीशन में स्टैंड करता है, इन द बिगिनिंग, इन द एंडिंग। अगर आप कोई सैड बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आप इन द बिगिनिंग इसका यूज़ नहीं करते। उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, उसको आप कैपिटल्स में लिख सकते हैं, या आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो एम्फसाइज का काम है ये बड़ा क्लियरली होना चाहिए, जो मॉडिफायर्स हैं वो अच्छे से प्लेस हों। उसके अलावा जो है वो आपकी यूनिटी हो सेंटेंस में, और लेंथ छोटी हो। तो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स से ये क्या बनेगा, और फैमिलियर वर्ड्स भी हों सॉरी उसमें। तो इन सारी चीज़ों से आपके पास जो डिश तैयार होगी दैट इज़ क्लैरिटी, आपके राइटिंग में आ जाएगी क्लैरिटी। तो आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।